मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं साइंस चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। और आज हम करेंगे इस वीडियो का पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट नंबर 3 में ये सारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सूक्ष्म जीवों से पौधों में होने वाले रोगों के बारे में। तो इसमें हमने 3 रोगों के बारे में पढ़ा था। आइए इनको थोड़े से पिक्चर्स के जरिए भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है नींबू कैंकर। नींबू कैंकर एक रोग है जो कि नींबू के पौधों में हो जाता है। और गेहूं की फसल देखी होगी आपने, और उसमें कभी कभार इस तरीके से फसल खराब होना शुरू हो जाती है। यह है गेहूं की रस्ट रोग जो गेहूं की फसल में हो जाता है, और ये होता है कवक के द्वारा। तीसरा है भिंडी की पीत। तो भिंडी की पीत जो है, ये रोग बेटा वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और इसके जो संचरण का तरीका वो क्या है, वो कीट है, यानी कि कुछ कीट होते हैं जो कि इसके रोगवाहक भी बनते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाद्य विषाक्तन। क्या हमारा खाना भी जहर बन जाता है? यस। और वो कैसे, आइए इसके बारे में जानते हैं कि कब हमारा खाना जो है वो जहर बन जाता है। पूजो ने अपने मित्र को एक पार्टी में आमंत्रित किया और उसने पार्टी में खूब जमकर खाया। थोड़ी देर के बाद जब वो अपने घर चला गया तो उसको उल्टियाँ होने लगी और उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। ये सारे जो लक्षण थे ये किस चीज़ के हैं बेटा? ये हैं खाद्य विषाक्तन के, जिसमें कि अगर कोई हम विषाक्त खाना खा लें या हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। बच्चों, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारा भोजन संदूषित हो जाता है, जिसके खाने पर हमें भयंकर रोग भी हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार इस पिक्चर में भी दिए हुए हैं कि हमें उसके लिए दवाई लेनी पड़ सकती है, क्योंकि चक्कर आना या फिर पेट में दर्द होना, दस्त होना, सर में दर्द होना या वमन या उल्टी होना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। तो फूड कब जो है ख़राब हो जाता है, जब सूक्ष्म जीव जो हैं उसको संदूषित कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। हमारे भोजन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कभी कभी कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं और जिसके सेवन से हम रोगी हो सकते हैं, या अथवा कभी कभी इससे मृत्यु भी हो सकती है। अतः ये आवश्यक है कि हम अपने भोजन को हमेशा ढक कर रखें और पुराने भोजन को ना खाएं। जब सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब कर देते हैं तो उस भोजन में से दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है और उसका रंग रूप भी बदल सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हो और संदूषित भोजन खाने से बच सकते हैं। यदि हम अपने भोजन को बिना ढका हुआ रखते हैं तो सूक्ष्म जीव उस भोजन पर आकर ग्रो करने लगते हैं और उस भोजन को जल्दी से जल्दी ख़राब कर देते हैं। अगर हम एक ऐसी विधि का इस्तेमाल करें जिससे हमारा भोजन ख़राब ना हो, तो उस विधि का नाम है बेटा खाद्य परिरक्षण। इस विधि को हम बड़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो खाद्य परिरक्षण क्या है, आइए जानते हैं अच्छे तरीके से। खाद्य परिरक्षण में बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग, जिनसे हम अलग अलग अपने जितने भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए इसमें बहुत सारी विधियों का उल्लेख किया गया है। पहेली जब कुछ आम खरीदने गई तो उसने देखा कि वो कई दिनों के बाद वो आम जब खाए नहीं गए तो वो सड़ गए। लेकिन उसने ध्यान दिया कि जब दादी उसकी अचार बनाती है आम का तो वो तो सालों साल तक ख़राब नहीं होता, वो तो बहुत दिनों तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता। तो ये भी एक विधि है खाद्य परिरक्षण की, यानी कि भोजन को काफ़ी लंबे समय तक बचा कर रखने की। खाद्य परिरक्षण में सबसे पहले एक विधि आती है जिसका नाम है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपायों में हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे बहुत सारे डिब्बाबंद खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकें। नमक और जो तेल होता है, इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं अचार बनाने में, और विविध मसाले भी यूज़ करते हैं। तो ये सब परिरक्षक कहलाते हैं जो कि भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नमक हो गया, खाद्य अम्ल हो गया, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं अचार बनाने में। इसी तरीके से सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी दोनों सामान्य परिरक्षक हैं। जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए कई बार देखा गया है कि मांस और मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है और फिर उसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। नमक का प्रयोग बेटा आम, आंवला या फिर इमली को काफ़ी लंबे समय तक परिरक्षण करके रखा जा सकता है।
आइए आप जानते हैं चीनी द्वारा कैसे परिरक्षण किया जा सकता है। हमने देखा है कि जैम, जेली, स्क्वैश बनाते वक्त परिरक्षण में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है और चीनी के प्रयोग से जो भी हमारा फूड आइटम है उसके अंदर नमी की कमी आ जाती है, यानी कि उसमें नमी नहीं रहती और जो संदूषण करने वाले जीवाणु वगैरह होते हैं ना बेटा, वो वहाँ पे वृद्धि नहीं कर पाते। इस बात को आप जानते होंगे कि जो जीवाणु या फिर सूक्ष्म जीव होते हैं उनको जीवित रहने के लिए नमी की भी आवश्यकता होती है। अगर नमी नहीं होगी तो वो वहाँ नहीं पनपेंगे और ना ही वहाँ पे ग्रो करेंगे। तो नेक्स्ट विधि है तेल और सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल और सिरके का तेल और सिरके का जो उपयोग है वो अचार में किया जाता है। और अचार तो आपको पता ही है सालों साल चलता है। इसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो कि सभी सब्जियों का हम अचार बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें सूक्ष्म जीवों को पनपने से रोक सकते हैं। अब अगली विधि है गर्म व ठंडा करना, यानी कि आपने देखा होगा कई बार हम फ्रिज में काफ़ी सामान रखते हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। उसको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए हम कूलिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी दूध उबाल कर रखती हैं हमेशा, और दूध उबालने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। तो ऐसी ही एक विधि होती है पास्चराइजेशन, जिसमें हम दूध को परिरक्षित करके रख सकते हैं। आपने देखा होगा थैलियों में जो दूध आता है वह दूध कई दिनों तक ख़राब नहीं होता क्योंकि उसको पाश्चरीकरण किया गया होता है। आइए जानते हैं पाश्चरीकरण की जो विधि है वो किस तरीके से की जाती है। मशीनों के द्वारा की जाती है, जैसे कि हम जो फ्रेश मिल्क लेते हैं उसको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, वहाँ पर उसको हीट किया जाता है। ये इसका हीटिंग सेक्शन है। हीटिंग सेक्शन में उसको बहुत तेज़ गर्म किया जाता है और फिर उसको तुरंत ही एकदम ठंडा कर दिया जाता है और फिर उसको बॉटल्स में भर के वापस सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। यह है पाश्चरीकरण की विधि बेटा। और जो ये पाश्चरीकृत दूध होता है वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होता है। तो पाश्चरीकरण की विधि देखो कितनी ज़रूरी है और इससे हम अपने दूध को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम भोजन जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना, ताकि वो कई दिनों तक ख़राब ना हो, यानी कि कम तापमान पर सूक्ष्मजीवी वृद्धि नहीं कर पाते और हमारे भोजन को भी ख़राब नहीं कर पाते। पाश्चरीकरण जो होता है वो दूध को बिना उबाले, पाश्चरीकृत दूध जो होता है उसको बिना उबाले इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्मजीवी नहीं होते। इस दूध को सबसे पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है और 15-30 सेकंड के लिए उसको गर्म करके फिर उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है और उसको स्टोर कर लिया जाता है। ऐसा करने में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है और वो वहाँ पर नहीं पनप पाते। इस प्रक्रिया की जो खोज है वो की थी लुई पाश्चर ने, जो कि एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपने नाम से ही रिलेटेड इस विधि का नाम रखा था जिसको बोला जाता है पाश्चरीकरण। लुई पाश्चर वैज्ञानिक का नाम था और पाश्चरीकरण की ये विधि है। अगली विधि है बेटा भंडारण और पैकिंग की। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे जो सामान हैं वो डिब्बा बंद होते हैं और वो भी काफ़ी समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स या परिरक्षक मिलाए जाते हैं जो कि उसको काफ़ी दिनों तक ख़राब होने से बचाए रखते हैं। और इनको वायुरोधी सील दी जाती है, यानी कि इसके अंदर हवा नहीं जा सकती और हवा अगर नहीं जाएगी तो सूक्ष्म जीव भी वहाँ पर जीवित नहीं रह पाएंगे। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो राइजोबियम जीवाणुओं के द्वारा होता है और ये कहाँ होते हैं, ये लेग्यूम पौधों में होते हैं। लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं, जैसे कि दलहन हमारी, जैसे कि दाल हुआ या फलियों वाले जो पौधे होते हैं वो सब लेग्यूम पौधे होते हैं। तो राइजोबियम जो होता है बेटा ये एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है और ये लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सेम हो गया, मटर हो गई, और ये जो है इनकी एक सहजीविता होती है, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ ही जी पाते हैं, साथ ही इनका जीवन रहता है। कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि जो बिजली गरजती है ना उसकी वजह से भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बहुत सारे प्रकार हैं, यानी कि किस किस तरीके से वो हो सकती है। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो वायुमंडल में बिल्कुल सेम ही रहती है। अगर हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है तो वो उसकी जो मात्रा है वो बदलती नहीं है। तो ऐसा कैसे हो पाता है, ये कैसे संभव है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र जो होता है उसके अंदर हमें पता चलेगा कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमारे वातावरण में कैसे सेम रहती है। लेग्यूम पौधों की जड़ों में जो ग्रंथिकाएं होती हैं वो इस तरीके से नजर आती हैं और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं। नाइट्रोजन चक्र, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है और नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है, यानी कि ये सभी जीवों में होता है, चाहे वो प्रोटीन के रूप में हो या फिर क्लोरोफिल पता है ना आपको पौधों में होता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड के रूप में हो या विटामिन के रूप में हो। नाइट्रोजन जो होता है वो सभी सजीवों का एक संगठक है, सभी के अंदर है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए उनको मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं या फिर नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नीले हरे शैवाल जो पानी में हमने पढ़ा था एल्गी होती है, वो नाइट्रोजन के यौगिकों में उसको बदल देते हैं और जब ये नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं इनको उपयोगी रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि इसको पौधे भी इस्तेमाल कर सकें, मिट्टी से ले लें। ठीक है, इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनके अवशोषित पदार्थ जो होते हैं उनसे जो नाइट्रोजन मिलती है वो भी मिट्टी में मिल जाती है उनकी मृत्यु के बाद। और ये सारी जो
नाइट्रोजन के यौगिक होंगे, इन सबको कुछ विशिष्ट नाइट्रोजनी जो जीवाणु होते हैं वो इनको परिवर्तित कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में, और ये फिर से वायुमंडल में चली जाती है। और इस तरीके से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल सेम ही रहती है, जितनी पहले थी उतनी ही अब रहती है। नाइट्रोजन चक्र को एक बार पिक्चर्स के द्वारा समझ लेते हैं, ये हमें थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन किस तरीके से स्थिरीकृत होती है इसके बारे में अब देखते हैं। या तो जब बिजली गरजती है यानी कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है मिट्टी में, या फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ये जो जीवाणु होते हैं यानी कि जीवाणु या फिर नीले हरे शैवाल जो आपको ये नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, वो स्थिरीकरण करते हैं। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ये जो नाइट्रोजन यौगिक वो जीवाणु बनाते हैं ना, उन नाइट्रोजन यौगिकों को वापस से वो मिट्टी में चले जाते हैं, और मिट्टी से पौधे जो हैं इसको अवशोषित कर लेते हैं यानी कि ग्रहण कर लेते हैं। और पौधे जब अवशोषित कर लेते हैं तो इन पौधों को कौन खाता है? जानवर खाते हैं, पशु खाते हैं, और मनुष्य भी इन पेड़ पौधों को फसलों के रूप में या फिर सब्जियों के फलों के रूप में खाता ही है। और जब पशुओं का जो उत्सर्जन होता है यानी कि उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका शरीर भी जो है उसमें जो नाइट्रोजन का पार्ट होता है वो सारा मिट्टी में जाकर मिल जाता है। ठीक है। और ये जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक हैं, इनका जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन गैस में जो परिवर्तन होता है वो वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र चलते रहता है, और नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में बिल्कुल सेम ही रहती है, जितनी पहले थी उतनी ही अब भी है। आइए अब इस चैप्टर के प्रमुख शब्द कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला शब्द है शैवाल, प्रतिजैविक। शैवाल क्या होते हैं? जो हमने अभी पढ़ा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, नीले हरे रंग के शैवाल, पानी में ऊपर लेयर जम जाती है जो। प्रतिजैविक जो होते हैं वो हमको एंटीबायोटिक्स के रूप में दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स ही प्रतिजैविक होते हैं। इसके अलावा प्रतिरक्षी, जीवाणु वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन की विधि, कवक, लैक्टोबैसिलस एंड सूक्ष्मजीव। अगर इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस डाउट को अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चरीकरण, ये कुछ ऐसी विधियां हैं जो हमने इसमें यूज़ की थी, और इनको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। परिरक्षण, प्रोटोजोआ क्या होता है, राइजोबियम, टीका, विषाणु, ईस्ट, इन सभी को आप अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करें या रिवाइज करने की कोशिश करें, ताकि आप जान सकें कि आपको इस चैप्टर से कौन कौन से डाउट्स हैं और कौन कौन चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई हैं। यहाँ साइड में एक समरी दी गई है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये आपको नोट्स बनाने में भी हेल्पफुल रहेगी, और आप इसको पढ़ के बहुत क्विकली इस चैप्टर को पूरे को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स इस समरी में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।